हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डज अ कल्चर मैटर। लिटरेचर 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये चैप्टर है वो फर्स्ट ऐसे में आता है। और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से आजकल जो कल्चर है उसका किस प्रकार से पतन होते जा रहा है, कैसे लोग हैं वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो राइटर है वो अपने को बता रहे हैं कि हमें अपने कल्चर को बनाए हुए रखना है, हमें कल्चर को हमेशा अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। E.M. फोस्टर का ये चैप्टर है। तो उन्होंने हमें कल्चर के बारे में बताया है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि डज अ कल्चर मैटर, कि क्या कल्चर कोई अंतर लाता है, क्या संस्कृति से कोई अंतर पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। और हम पढ़े थे यहाँ से दिस हॉस्टिलिटी, इससे ऊपर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो देखो हम पढ़ते हैं दिस हॉस्टिलिटी हैज बीन वेल एनालाइज्ड बाय मिसेज लेविस इन हर स्टडी ऑफ द इंग्लिश नॉवल। कि दिस हॉस्टिलिटी मतलब ये जो शत्रुता थी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, हैज बीन वेल एनालाइज्ड कि इसका अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया, इसका विश्लेषण किया गया बाय मिसेज लेविस, कि मिसेज लेविस के द्वारा इस हॉस्टिलिटी का, इस शत्रुता का अच्छे से एनालिसिस किया गया, इसका विश्लेषण किया गया इन हर स्टडी ऑफ द इंग्लिश नॉवल, कि अपने इंग्लिश नॉवल के अध्ययन में, तो अपने अंग्रेजी उपन्यास के अध्ययन में अच्छे तरीके से इस शत्रुता का मिसेज लेविस के द्वारा विश्लेषण किया गया। सी शोज दैट दो फिक्शन ऑफ द बेस्ट सेलर टाइप हैज बीन टर्न आउट फॉर द लास्ट 200 years, it has only lately realized its power and that the popular novelist of today tends to be venomous and aggressive towards his more popular novelist of today, his more artistic brethren, an attitude in which he is spotted by most of the press and by the cheap libraries। तो देखो इसमें बताया है कि इस शत्रुता का अच्छे तरीके से जो एनालिसिस है, जो मूल्यांकन है वो मिसेज लेविस के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया? अपने इंग्लिश जो उपन्यास था उसके अध्ययन के अंदर। सी शोज मतलब वो दर्शाती है, वो ये बताती है, वो दिखाती है कि दैट की दो फिक्शन ऑफ द बेस्ट सेलर टाइप हैज बीन टर्न आउट फॉर द लास्ट 200 years, कि जो फिक्शन ऑफ द बेस्ट सेलर मतलब होता है सर्वाधिक जो बिकने वाले जो उपन्यास है या जो पुस्तकें हैं। फिक्शन मतलब जो स्टोरी है, जो काल्पनिक जो स्टोरियां होती हैं, जो काल्पनिक कहानियां जिसको बोलते हैं उनको फिक्शन बोलते हैं। कि अत्यधिक मात्रा में जो बिकने वाले जो कहानियां हैं या फिर जो फिक्शंस है वो टर्न आउट हो गए पिछले 200 वर्षों के अंदर। कि अच्छी मात्रा में जो बिकने वाली जो पुस्तकें हैं, जो फिक्शन की जो बुक्स हैं वो लास्ट 200 ईयर में, पिछले 200 वर्षों में वो टर्न आउट मतलब एकदम बाहर हो गए हैं, मतलब उनको हमने त्याग दिया है, उनको एक तरीके से हमने छोड़ दिया है, वो एकदम बाहर हो गए हैं जो पहले बहुत अधिक मात्रा में बिकती थी। इट हैज ओनली लेटली रियलाइज इट्स पावर, कि इसने केवल अपनी पावर को, अपनी शक्ति को बहुत लेटली मतलब बहुत देर से उसने रियलाइज किया, इसने अपनी शक्ति को बहुत देरी से महसूस किया। एंड दैट द पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ टुडे, और आजकल के जो पॉपुलर नॉवेलिस्ट हैं मतलब जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो टेंड मतलब प्रवृत्त हो रहे हैं। किसकी ओर प्रवृत्त हो रहे हैं? वेनमेस मतलब एकदम जहरीले, और जो अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। तो आजकल के जो प्रसिद्ध जो उपन्यासकार है वो जहरीले और आक्रामक होने के कारण, एग्रेसिव होने के कारण वो टुवर्ड हिज मोर आर्टिस्टिक ब्रेथरन, के अपने जो अत्यधिक जो आर्टिस्टिक जो ब्रेथरन है मतलब जो कलात्मक जो भावनाएं हैं तो वो इनकी तरफ है वो ज्यादा टेंड हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। तो देखो दैट द पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ टुडे टेंड्स टू बी वेनमस एंड एग्रेसिव टुवर्ड हिज मोर आर्टिस्टिक ब्रेथरन। तो आज के जो नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, तो पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ टुडे मतलब आज के जो प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट है वो जहरीले और अग्रेसिव होने के कारण, आक्रामक होने के कारण वो अपनी जो कलात्मक भावनाएं हैं उनकी तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एन एटीट्यूड, कि एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा रवैया, इन विच ही इज स्पॉटेड बाय मोस्ट ऑफ द प्रेस, कि एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा रवैया इन विच जिसका कि वो उनको स्पोर्ट किया जा रहा है प्रेस के द्वारा। मतलब प्रेस होते हैं जो पत्रकार वगैरह जो होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, तो उन प्रेस के द्वारा, उन पत्रकारों के द्वारा, मोस्ट ऑफ द प्रेस मतलब अधिकतर पत्रकारों के द्वारा उनको सपोर्ट भी किया जाता है उनके इस रवैये का।
एंड बाय द चीफ लाइब्रेरीज, और जो चीफ लाइब्रेरी होती है उनके द्वारा भी इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उनको सपोर्ट मिलता है प्रेस के द्वारा। और जो एकदम मतलब हल्के दर्जे की या एकदम जो निम्नतम जो सस्ते जो पुस्तकालय होते हैं उनके द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको सहारा मिलता है। मतलब ये जो आजकल के जो लिखते हैं ये जो नॉवलिस्ट, क्योंकि जो पहले वाले जो फिक्शन थे जो अत्यधिक बिकते थे वो तो अब बंद हो गए, तो अब जो नई चीज आई है वो जहरीली और अग्रेसिव उनका नेचर है नॉवलिस्ट का, और वो इस टाइप की ही राइटिंग लिखते हैं। और उनको सहारा किससे मिलता है? प्रेस से और जो चीप लाइब्रेरीज है, जो सस्ते पुस्तकालय है उनके द्वारा। हर एटीट्यूड लीड्स टू प्रिगिशनेस, कि हर एटीट्यूड, उनके जो एटीट्यूड है मतलब उन पुस्तकों के जो एटीट्यूड है उनके रवैये हैं वो उनको प्रिगिशनेस होता है, छोटी मोटी जो चोरियां होती है उसको बोलते हैं कि उनका ये जो एटीट्यूड होता है वो उनको प्रिगिशनेस की ओर लेके जा रहा है, उनको छोटी मोटी चोरियों की ओर लेके जा रहा है। अब ये चोरियां वो चोरी नहीं है कि किसी के घर में घुस के कोई सामान चुरा लिया। अब जब ये राइटिंग का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो ये दूसरी पुस्तकों में से कंटेंट है वो थोड़ा बहुत चुरा लेते हैं, किसी पुस्तक में से कुछ ले लिया, किसी में से कुछ ले लिया। तो इस प्रकार का ये जो रवैया है वो इनको चोरी की ओर अग्रसर करता है, मतलब ये चुरा करके लिखते हैं। बट इट इज बेटर टू बी सुपीरियर देन टू नाउट आउट, कि बट इट इज बेटर, लेकिन ये ज्यादा बेटर होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है। क्या? टू बी सुपीरियर बना जाना, मतलब एकदम जो उच्च रूप में अपने आप को बनाना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। देन टू नाउटो, नाउटो होता है जमीन को अपना मतलब सर लगा करके जैसे छूते हैं जमीन पे, तो जमीन को अपने मस्तक से उस जमीन को छूने की बजाय, नाउटो मतलब एकदम झुक करके जैसे अपने सर को हम जमीन पे टच कर लेते हैं उसको बोलते हैं। जैसे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो अपने सर को छूते हैं अपन जमीन से मंदिर के अंदर, तो वैसे ही होता है कि नाउटो होने के बजाय, मतलब जमीन को अपने सर से छूने की बजाय सुपीरियर बनना है वो ज्यादा बेटर होता है, श्रेष्ठ बनना, अधिक अच्छा होना है वो ज्यादा अच्छा होता है। There was once a curious incident which occupied several inches on a prominent pages of the Times, कि there was once a curious incident, कि एक बार एक क्यूरियस इंसिडेंट हुआ, एक बहुत ही जिज्ञासापूर्ण घटना घटित हुई। और घटना क्या थी? विच इज ऑक्यूपाइड सेवरल इंचेज, जिसने ऑक्यूपाई किया मतलब प्राप्त किया कई इंच का स्थान, ऑन ए प्रोमिनेंट पेज, एक प्रसिद्ध पेज, द टाइम्स है वो एक पत्रिका का नाम है। तो इसमें बताया एक जिज्ञासा से पूर्ण एक इंसिडेंट है, वो एक घटना है वो घटित हुई जिसने द टाइम्स जो पत्रिका है उसके प्रोमिनेंट पेज मतलब मुख्य पेज पे या उसके प्रसिद्ध पेज के ऊपर कई इंच का स्थान है जिसने प्राप्त किया, मतलब कई जगह उसने घेरे रखी थी, मतलब पेज पे मतलब ज्यादा पेज घेर करके उस न्यूज को छापा गया था। ए पॉपुलर कॉमेडियन हैड बीन फेडेड आउट ऑन द एयर and the BBC journalists so stiff-necked were growling low in apology and going into all kinds of detail in extenuation of their grave offense, कि एक पॉपुलर कॉमेडियन, कि एक जो पॉपुलर मतलब एकदम प्रसिद्ध जो कॉमेडियन है, जो हास्यकार है, वो हैड बीन फेडेड आउट ऑन द एयर, वो एकदम हवा के अंदर फेडेड आउट मतलब ओझल हो गया। कौन? एक प्रसिद्ध जो कॉमेडियन था वो हवा के अंदर गायब हो गया था, ओझल कर दिया गया था। और जो बीबीसी थी, बीबीसी मतलब जो एक शॉर्ट फॉर्म है बीबीसी, जनरली सो स्टिफ नेक्ड, कि वो स्टिफ नेक दिखाई दी। स्टिफ नेक्ड होता है सख्त होना, एकदम से मतलब स्ट्रिक्ट हो जाना। और जो बीबीसी थी वो सामान्यतः अत्यधिक सख्त दिखाई दी, वो ज्यादा सख्त हो रही थी। बीबीसी एक न्यूज चैनल है, तो इसमें बताया कि एक प्रसिद्ध जो कॉमेडियन था वो हवा में गायब हो गया, ओझल कर दिया गया, और बीबीसी वो इसके ऊपर सख्त दिखाई दे रही थी। वो ग्रोलिंग लो इन ओपोलॉजी, जो कि ग्रोलिंग लो मतलब कम हो रही थी, ओपोलॉजी मतलब क्षमा याचना, तो वो बहुत ही कम क्षमा याचना कर रहा था। एंड गोइंग इनटू ऑल काइंड ऑफ डिटेल इन एक्सटेंशन ऑफ देयर ग्रेव ऑफेंस, और अपना जो ग्रेव ऑफेंस मतलब अपनी जो गंभीर जो अपराध था उसके ऊपर वो डिटेल इन एक्सटेंसिएशन होता है विस्तार से, और वो हर प्रकार की जानकारी है, डिटेल है, वो विस्तार से अपने अपराध के ऊपर दे रहा था, मतलब अपने अपराध की जो जानकारी है वो विस्तार से पेश कर रहा था और क्षमा याचना कम कर रहा था। इस प्रकार की एक जो घटना है वो घटित हुई थी। When they had done the comedian's comment was printed, कि when they had done जब वे अपना कार्य कर चुके थे, the comedian कौन? जो बीबीसी वगैरह जो न्यूज चैनल थे, तो जब वे अपना कार्य कर चुके थे, the comedian's comment was printed, तो कॉमेडियन का हास्यकार का जो कमेंट था उसको प्रिंट किया गया, छापा गया। He professed himself appeased and consented to broadcast in the future,
कि ही प्रोफेस्ड हिमसेल्फ अपेज्ड, ही प्रोफेस्ड मतलब उसने पेश किया था हिमसेल्फ अपने आप को, अपेज्ड मतलब अपने आप को एकदम शांत चित्त वाला, एकदम कूल नेचर के साथ में अपने आप को उसने पेश किया था। एंड कंसेंटेड मतलब स्वीकृत किया था इन ब्रॉडकास्ट इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में मतलब भविष्य के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है अपने एक तरीके से तो ब्रॉडकास्ट वैसे प्रसारण करना होता है, तो उसने अपने आप को प्रसारण करना मतलब अपने आप को प्रस्तुत करने का, कंसेंटेड मतलब स्वीकृति दी, तो उसने फ्यूचर में अपने आप को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। I wonder how much fuss a poet or a philosopher would have made if his talk had been cut short, and how many inches of regret he would have been given. देखो I wonder मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, I wonder मतलब मैं सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि how much fuss a poet or a philosopher would have made, कि कितना फस मतलब नाराजगी जो होती है, कि कितना वो फस हो जाता है, नाराज होता है, ए पोइट एंड या फिर एक फिलोसफर वुड हैव मेड, कि एक पोइट या फिर एक फिलोसफर को, दार्शनिक को कितना नाराज किया जा सकता है, कितना वो नाराज हो जाता है। इफ हिज टॉक हैड बीन कट शॉर्ट, यदि उसकी बात को कट शॉर्ट कर दिया जाए, मतलब काट करके यदि उसकी बात को छोटा कर दिया जाता है, तो वो कितना वो क्या हो जाता है, एकदम से फस हो जाता है, नाराज हो जाता है। ये बात उसने वहां पे आश्चर्य हुआ उस राइटर को, क्योंकि वो भी ऐसे ही बीच में हो गया था, ऐसे एकदम से जैसे फंस हो गया था, नाराज हो गया था। एंड हाउ मेनी इंचेज ऑफ रिग्रेट, और कितनी रिग्रेट मतलब उसका जो रिग्रेट है, उसका जो पश्चाताप है या उसका जो दुख है, उसको मतलब बताने के लिए, उस दुख को व्यक्त करने के लिए ही वुड हैव बीन गिवन, कितना उसको दिया गया था, क्या जो प्रिंट वाले थे, जो मीडिया वाले थे, प्रेस वाले थे, उन्होंने कितना उसको स्थान दिया था। जैसे उसने बताया ना कि कॉमेडियन की एक घटना हुई थी, द टाइम के बहुत ज्यादा पेज को उसने घेर रखा था, तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से वो नाराज होता है एक फिलोसफर, एक पोइट, यदि उसकी बात को काट दिया जाए और उसके रिग्रेट को छापने के लिए, उसके दुख को व्यक्त करने के लिए, छापने के लिए कितना स्थान उसको दिया जाता है। इंसिडेंट्स लाइक दिस सो ट्रैवल इन देमसेल्व्स suggested that the past and the creation that derive from the past are losing their honor and on their way to being jettisoned. तो इंसिडेंट्स लाइक दिस, कि इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, सो ट्रैवल इन देमसेल्व्स, कि वो अपने आप में ट्राइवल होती है, ट्राइवल मतलब तुच्छ होती है, एकदम मामूली होती है, निम्न स्तर की होती है, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं। सजेस्टेड, और वो सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि द पास्ट एंड द क्रिएशन दैट ड्राइव फ्रॉम द पास्ट, कि जो अतीत मतलब पास्ट यानी जो पास्ट है, जो भूतकाल है, और जो पास्ट में ड्राइव मतलब उत्पन्न जो क्रिएशंस हैं, जो रचनाएं हैं, मतलब एक तो पास्ट और एक पास्ट में उत्पन्न होने वाली जो क्रिएशंस है, रचनाएं हैं, आर लॉसिंग देयर ऑनर, वो अपने ऑनर को, सम्मान को खो रही है। एंड ऑन देयर वे ऑफ बीइंग जेटिसन, और अपने उस जेटिसन मतलब एक तरीके से उसके जो मतलब मना कर देना, किसी चीज से उसको नकार देना, हटा देना। ऑन देयर वे टू बीइंग जेटिसन, और उनको अपने मार्ग से, उनके वे से कैसे उनको हटाया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको मतलब एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट टू फेरी मच ओल्ड स्टफ अक्रॉस द रिवर, एंड द ओल्ड स्टफ is not merely books, pictures and music, but the power to enjoy and understand them. कि we have in this age of unrest, कि इस unrest की एज में मतलब इस जो जिसमें आराम नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, जो युग एकदम बेचैन करने वाला है, इस युग के अंदर we have to ferry much old stuff across the river, कि हमें इस रिवर के पार, इस नदी के पार बहुत सा जो ओल्ड स्टफ है, पुराना जो सामान है, उसको लेके जाना है। मतलब ये जो एकदम से अनरेस्ट का जो एज है, मतलब एकदम बेचैन करने वाली जो ये टाइम है, जो ये युग है, वी हैव टू फेरी मतलब लेके जाना पड़ता है। वी हैव टू मतलब कोई चीज जब हमें करनी पड़ती है, तो हमें बहुत सा जो पुराना सामान है, जो ओल्ड स्टफ है, उसको रिवर के अक्रॉस लेके जाना है, मतलब उसे हमें लेके जाना ही पड़ेगा, जो ये जरूरी चीज है। एंड द ओल्ड स्टफ इज नॉट मेयरली बुक्स, और ये जो ओल्ड स्टफ है, ये जो पुराना सामान जो बताया गया है, वो केवल बुक्स नहीं है, वो केवल पिक्चर्स नहीं है, वो केवल म्यूजिक नहीं है। मतलब जिस पुराने सामान को हमें रिवर के क्रॉस लेके जाना है, रिवर को पार करवाना है, जिस पुराने सामान के साथ,
वो ओल्ड स्टफ केवल बुक्स, पिक्चर या फिर म्यूजिक नहीं है, वो केवल किताबें, तस्वीरें या फिर संगीत नहीं है। बट द पावर टू इंजॉय, लेकिन क्या है, ये एक इंजॉय करने की शक्ति है, ये हमें आनंद प्रदान करने की, हमें खुशी देने की ये शक्ति है। एंड अंडरस्टैंड देम, और उसको समझने की शक्ति है, मतलब इनके थ्रू हम इंजॉय करते हैं, हम किसी चीज को समझ सकते हैं। इफ द पावर इज लॉस्ट द बुक्स एटसेट्रा विल सिंक डाउन इनटू म्यूजियम एंड डाई ओ ओनली सर्वाइव इन सम फैंटास्टिक कैरिकेचर। कि बट द, ये तो हो गया इफ द पावर इज लॉस्ट, कि यदि ये जो पावर है, ये शक्ति अगर खो जाती है, अगर लॉस्ट हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, द बुक्स एटसेट्रा, की जो पुस्तकें इत्यादि है वो विल सिंक डाउन इनटू म्यूजियम, वो म्यूजियम में डूब जाएगी, वो म्यूजियम में सिंक होता है, सिंक डाउन यानी डूब जाना, वो म्यूजियम में डूब जाएगी, एकदम उसमें मतलब दफन हो जाएगी। एंड डाई, और वो मर जाएगी। ओ ओनली सर्वाइव इन सम फैंटेस्टिक कैरिकेचर, या फिर केवल सर्वाइव करेगी, जिंदा रहेगी कुछ फैंटेस्टिक मतलब कुछ आकर्षक जो कैरिकेचर है, कैरिकेचर मतलब जो कार्टून वगैरह है, उनमें ही वो सर्वाइव करेगी। मतलब यदि इस प्रकार की चीज को अगर हम खो देते हैं, अगर ये जो एंजॉय करने की जो पावर है, समझने की शक्ति है, यदि वो खो जाती है, और बुक्स, तो क्या हो जाएगा, बुक्स अब वो म्यूजियम में ही रह जाएगी। मतलब जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है, जहाँ पे चीजें पड़ी रहती है, जिसको हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, बस वो देखने के लिए एक मतलब देखने की वस्तु बन जाती है, तो वो बुक्स अब वो म्यूजियम में ही डूब जाएगी। और या फिर अगर वो सर्वाइव भी कर रही होगी, तो सिर्फ कार्टून के रूप में, सिर्फ कैरिकेचर के रूप में उनको जीवित रखा जा सकेगा। द पावर वॉज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेडिशन, कि ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, वो केवल ट्रेडिशन से, परंपराओं से एक्वायर की गई थी, प्राप्त की गई थी। सिनक्लेयर लेविस इन बेबिट describe a civilization which had no tradition and could consequently only work or amuse itself with rubbish। कि सिनक्लेयर लेविस है, वो एक व्यक्ति का नाम है, और ये जो बबित है, ये एक पत्रिका है। कि सिनक्लेयर लेविस ने अपनी बबित के अंदर डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था, ए सिविलाइजेशन, एक सभ्यता के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। सिनक्लेयर लेविस ने एक सभ्यता के बारे में बेबिट में डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था। विच हैड नो ट्रेडिशन, जिसका कोई ट्रेडिशन, जिसकी कोई परंपरा नहीं होती है। एंड कुड कंसिक्वेंटली ओनली वर्क, और क्या होता है उनका, लगातार बार बार केवल काम ही होता है, उसमें केवल कार्य होता है, कोई परंपरा नहीं होती है, कोई ट्रेडिशन नहीं होता। और अम्यूज इटसेल्फ विद रबिश, और वो रबिश के साथ में, कचरे से ही अपने आप को आनंदित करती है, अपना जो मनोरंजन है वो कचरे से करती है। इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट बट लेक द पावर टू एंजॉय इट ओ अंडरस्टैंड, कि इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट, कि इसने पास्ट के बारे में, अतीत में ऐसा सुना गया था। इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट, की पास्ट में ये चीज है वो सुनी गई थी। बट लैक द पावर टू एंजॉय इट, लेकिन इसको एंजॉय करने का, इसके आनंद, इसका उठाने की जो शक्ति है उसका अभाव है, इसे समझने का अभाव है, समझने की शक्ति का और इसका मतलब एंजॉय करने की शक्ति का इसमें अभाव है। देयर इज ए ग्रीम मोमेंट एट ए मेडियमिस्टिक सेंस, मेडियमिस्टिक सेंस होता है एक मतलब श्रद्धांजलि सभा जो होती है। कि देयर इज ए ग्रीम मोमेंट, ग्रीम मोमेंट मतलब एक जो कठिन क्षण होता है। कि देयर इज ए ग्रीम मोमेंट, कि वहां पे एक कठिन क्षण होता है, एक हार्ड मोमेंट होता है, एक गंभीर क्षण होता है। एट ए मीडियमिस्टिक सेंस, मतलब जैसे एक श्रद्धांजलि सभा में जैसे एक ग्रीम मोमेंट आता है, एक गंभीर क्षण जैसे होता है, किसी मृत व्यक्ति की जब कोई सभा रखी जाती है तो उस टाइप का ये एक गंभीर क्षण होता है। वेन दांते इज इनवोक्ड, दांते एक व्यक्ति का नाम है, बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये दांते। तो दांते है इज इनवोक्ड, मतलब जब दांते इन्वोक्ड करता है, जब अपनी बात को दांते शुरू करता है। द कंपनी न्यू ऑफ दांते एज द गाय हु गॉट सिंस्ड, कि द कंपनी न्यू ऑफ दांते, कि दांते की जो कंपनी है, दांते के जो मतलब उसकी जो कंपनी है, उसकी जो संगति है या उसके जो साथी हैं, न्यू ऑफ दांते, तो वो जानते हैं कि जो दांते के जो कंपनी है, साथी है, वो उसको एक ऐसे गाय के रूप में, एक ऐसे मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं। हु गॉट सिंस्ड, जो कि सिंज हो गया था, जो कि स्वयं झुलस गया था, जो बर्न सिंज होता है, बर्न जल जाना। कि जो दांते की जो कंपनी है उसे एज द गाय, एक ऐसे गाय के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो कि बर्न हो गया था, जो कि झुलस गया था। सो ही ड्यूली अपीयर्स इन दिस कैपेसिटी एंड रिटर्न्स टू हिज ग्रेडरन आफ्टर ए लिटिल बैंटर विद ए प्लीज स्mirk।
तो देखो, सो ही ड्यूली अपीयर्स इन दिस कैपेसिटी, कि वो अपनी कैपेसिटी, अपनी जो क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ में ड्यूली अपीयर्स मतलब हैप्पी दिखता हुआ, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में हैप्पी दिखता हुआ वो अपनी ग्रीडन मतलब जो फुटबॉल का जो एक तरीके से जो मैदान होता है, ग्रीडन फुटबॉल के मैदान को बोलते हैं। तो फुटबॉल के मैदान से फिर वो लौटता है कौन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि झुलस गया था स्वयं, तो वो अपनी पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ में एकदम हैप्पी दिखता हुआ फुटबॉल के मैदान से वो लौटता है। वुड सीन आफ्टर ए लिटिल वेंटर मतलब थोड़ी देर अपनी उस एक तरीके से वेंटर मतलब एक जो हास्य होता है, कॉमेडी जिसको बोलते हैं, तो उस थोड़ी सी कॉमेडी के बाद में वो फुटबॉल के मैदान से लौटता है और पूरी अपनी जो कैपेसिटी है उसके साथ में वो ड्यूली अपीयर होता है। लेकिन वो किस प्रकार से लौटता है तब विद ए प्लीज्ड स्मिर्क मतलब एक बनावटी जो खुशी होती है, तो उस कृत्रिम जो मुस्कुराहट है, स्माइल है, उसके साथ में वो हास्य के थोड़े से हास्य के बाद में फुटबॉल के मैदान से लौटता है। ही हैज बिकम ए प्रोपर कॉमिक, कि ही हैज बिकम वो बन चुका होता है एक प्रोपर कॉमिक, एक जो उचित जो कॉमिक है, हास्यकार है, वो बन जाता है। एंड इट वुड सीम दैट ही इज हैविंग ए सिमिलर इफ लेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इन सोवियत रशिया। एंड इट वुड सीम और ऐसा प्रतीत होता है कि ही इज हैविंग ए सिमिलर, कि वो भी इस तरीके का ही है, वो ऐसा ही सिमिलर है, उससे मिलता जुलता होता है, वह ऐसा ही है। या फिर इफ लेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, या फिर उसके पास में लेस मतलब कम उसके पास में एक्सपीरियंस है, अच्छे एक्सपीरियंस इन सोवियत रशिया, कि सोवियत रूस में जो वो एक्सपीरियंस जो प्राप्त करता है वो लेस होते हैं या फिर उससे वो कम प्राप्त करता है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। ही हैज बीन फेरिड अक्रॉस देयर, कि ही हैज बीन फेरिड अक्रॉस देयर, वो उसको पार करके वहां पे पहुंच जाता है, फेरी मतलब पहुंच जाना। बट ही इज कंडेम एज ए सैडिस्ट, लेकिन ही इज कंडेम, लेकिन उसको कंडेम मतलब उसको कोसा जाता है, उसको एक तरीके से श्राप दिया जाता है एज ए सैडिस्ट मतलब एक दुखी व्यक्ति के रूप में उसको कोसा जाता है। दैट इज टू से द पावर टू अंडरस्टैंड हिम हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, कि दैट इज टू से मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का अभिप्राय है द पावर टू अंडरस्टैंड हिम, कि उसको समझने की जो पावर है, शक्ति है, उसको हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, उसको पीछे छोड़ा जा चुका है, मतलब उसको समझने की पावर है वो अपने अंदर नहीं रही है अब, तो उसको पीछे छोड़ा जा चुका है। दांते को समझने की पावर की बात चल रही है। सर्टेनली दांते रोट ओवर द गेट्स ऑफ हेल दैट दे वर मेड बाय द पावर विजडम एंड लव ऑफ गॉड, कि सर्टेनली दांते रोट ओवर द गेट्स ऑफ हेल, कि निश्चित रूप से दांते ने जो नरक का जो गेट है, नरक के द्वार के ऊपर से लिखा है कि दे वर मेड बाय द पावर, कि उनको पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा, विजडम यानी बुद्धि के द्वारा, एंड लव ऑफ गॉड यानी भगवान के प्रेम से उनको बनाया गया था। मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी कोई बना है, उन हर एक चीज को, हर एक मटेरियल को शक्ति, बुद्धि और भगवान के प्रेम, दांते ने लिखी अपनी डिवाइन कॉमेडी में। फेसिमी इज डिवाइना पोटेस्टेट ला समेना सेपेंच एल प्रेमो अमोर, और इसका अर्थ यहाँ पे देखो नीचे इंग्लिश में अपने दिया हुआ है। टू रियर मी वाज द टास्क ऑफ पावर डिवाइन, कि टू रियर मी मतलब मेरा पीछा करना, वाज द टास्क ऑफ पावर डिवाइन, कि ये जो आध्यात्मिक शक्ति के कार्य का मैं पीछा करने वाला था। ये अपने बारे में दांते बता रहे हैं कि टू रियर मी वाज द टास्क ऑफ पावर डिवाइन, कि जो दिव्य जो शक्ति है, जो पावर डिवाइन जो पावर है, मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसका मैं पीछा करने वाला था। रियर होता है पीछा करना। सुप्रीम विजडम एंड प्राइमल लव, कि एकदम सुप्रीम विजडम के साथ में, श्रेष्ठ बुद्धि के साथ में, और जो प्राइमल जो लव है, प्राइमल होता है मतलब एक तरीके से जो आदिकाल का या प्राचीन काल का जो प्रेम है, उस प्रेम का मैं पुजारी था, या फिर उस प्रेम के साथ में, आदिकालीन प्रेम के साथ में और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि के साथ में उस आध्यात्मिक शक्ति का मैं पीछा करने वाला था, मैं उसके पीछे जाने वाला था। तो ये चीज है वो दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी, अपनी एक पुस्तक है, उसके अंदर ये चीज लिखी है। एंड नाइदर द मिडिल वेस्ट नोर द सोवियत नोर और सेल्वेज कैन बी एक्सपेक्टेड टू एग्री विद दैट, कि नाइदर द मिडिल वेस्ट, कि न ही तो जो मिडिल वेस्ट है, मिडिल वेस्ट मतलब जो मध्य है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ना ही सोवियत और ना ही और सेल्वेज मतलब स्वयं
खुद के बारे में बता रहा है, कैन बी एक्सपेक्टेड टू एग्री विद दैट, कि इसके साथ में एग्री मतलब सहमत होने की मैं सोच रख सकता था। न तो मध्य पश्चिमी क्षेत्र, ना ही सोवियत रूस, और ना ही और सेलेज मतलब ना ही हम खुद इससे जो एग्री होने की, उस बात से हम सहमत होने की सोच सकते थे, उसकी आशा हम कर सकते थे कि इससे हम एग्री हो जाएं। बट देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट एंड स्ट्रेच आवर माइंड अगेंस्ट हिज ऑल्दो दे हैव ए डिफरेंट शेप, कि बट देयर इज नो रीजन, लेकिन वहां पे कोई ऐसा रीजन नहीं था, कोई ऐसा कारण नहीं था कि वाई वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट, कि हमें इसे क्यों नहीं समझना चाहिए, हम इसको क्यों नहीं समझे, इसका कोई रीजन नहीं था। एंड स्ट्रेच अवर माइंड अगेंस्ट हिज, और उसके विरुद्ध अपने माइंड को हम क्यों स्ट्रेच करें, हम क्यों फैलाएं, इसका भी कोई कारण नहीं था। ऑल्दो दे हैव ए डिफरेंट शेप, यद्यपि उनके पास में डिफरेंट शेप थी, इनकी जो शेप है, आकार है, वो अलग अलग था उनके मस्तिष्क का, लेकिन फिर भी ये कारण पता नहीं था कि हम इसको क्यों नहीं समझना चाहिए और क्यों अपने माइंड को इसके विरुद्ध हमें स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। द पास्ट इज ऑफन अनकॉन्गेनियल एज फार एज इट्स स्टेटमेंट आर कंसर्न, बट द ट्रेंड, कि द पास्ट, कि जो पास्ट था मतलब जो भूतकाल, इज ऑफन अनकॉन्गेनल, अनकॉन्गेनल होता है अरुचिकर होना, तो जो पास्ट है, जो भूतकाल है, वो प्राय अनकॉन्गेनल होता है, मतलब यह एकदम बोरिंग सी चीज होती है, अरुचिकर होती है, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। अतीत है जो पास्ट है वो हमेशा अरुचिकर होता था। एज फार एज इट्स स्टेटमेंट आर कंसर्न, जितने की इसके स्टेटमेंट मतलब जितने की इसके विचार होते थे, इसके कथन जो कंसर्न मतलब जो समझा जा सकता था, उतना ही ये बोरिंग भी होता था। बट द ट्रेंड इमेजिनेशन कैन सरमाउंड देम, लेकिन जो ट्रेंड जो इमेजिनेशन होती थी, जो प्रशिक्षण प्राप्त जो कल्पनाएं होती थी, प्रशिक्षित जो कल्पनाएं होती थी, उसको सरमाउंड तक ले जा सकती थी, उनको एकदम उच्चतर जो स्तर होता है वहां तक ले जा सकती है। एंड रीच द एसेंशियल, और इसको एसेंशियल मतलब जो आवश्यक चीजें हैं वहां तक पहुंचा सकती है। दांते सीम्स टू मी ए टेस्ट केस, कि जो दांते हैं वो मुझे एक सीम्स मतलब प्रतीत होते हैं, ए टेस्ट केस मतलब एक टेस्ट लेने का, एक जांच करने योग्य एक जो चीज है वो दांते मुझे प्रतीत होते हैं कि उनकी जांच है वो की जानी चाहिए। इफ पीपल आर गिविंग हिम अप, it is a sign that they are throwing culture overboard, owing to the roughness of the water, and will reach the further bank. Sense Dante, sense Shakespeare, and sense everything. कि people are giving him up, यदि लोग उसको गिविंग हिम अप मतलब उसको अगर त्याग रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, दांते की बात कर रहे हैं कि अगर लोग दांते को छोड़ रहे हैं, क्योंकि दांते वो मुझे एक जांच का मामला लगता है, मुझे जांच करने योग्य चीज लगती है, क्योंकि अगर हम दांते की जांच करते हैं, अगर हम दांते को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सी चीजों की जानकारी है वो हमें प्राप्त होगी। तब वो बोल रहा है कि अगर इफ पीपल आर गिविंग हिम अप, यदि लोग उसको छोड़ रहे हैं, यदि दांते को लोग अगर छोड़ रहे हैं, तो इट इज ए साइन, यह एक साइन है, ये एक संकेत है कि दे आर थ्रोइंग कल्चर ओवरबोर्ड, कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो उसको ओवरबोर्ड कर रहे हैं, उसको त्याग रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। ओविंग टू द रफनेस ऑफ द वाटर, की वाटर की रफनेस को, वाटर के जो खुरदरापन है, जो ऊपर से जो पानी है, ऊपर का सतही वाटर की बात चल रही है, कि ओविंग टू द रफनेस ऑफ द वाटर, कि पानी के खुरदरेपन को प्राप्त करके, ओविंग मतलब प्राप्त करना, एंड वी रीच द फर्दर बैंक, यदि आप फर्दर बैंक पे, यदि आप अगले किनारे के ऊपर आप पहुंच जाओगे, तो कैसे होगा, सेंस दांते, वो दांते के बिना होगा, वो सेंस शेक्सपियर, वो शेक्सपियर का भी उसमें अभाव होगा, मतलब बिना शेक्सपियर के, बिना दांते के, और हर एक चीज के बिना, प्रत्येक चीज के बिना अगर आप अगले किनारे पे पहुंच जाते हो उस वाटर के रफनेस को प्राप्त करके, तो आप अपने कल्चर को वहां पे छोड़ रहे होते हो, ऐसा प्रतीत वहां पे होता है। लाइफ ऑन दैट फर्दर बैंक एज आई कंसीव इट इज बाय नो मीन्स ए नाइटमेयर, कि लाइफ ऑन दैट फर्दर बैंक, कि अगले किनारे पे जो लाइफ है, जो जीवन है, मतलब अगले किनारे पर पहुंचकर जो अपना जीवन होगा, एज आई कंसीव इट, जैसे कि मैं इसको कंसीव करता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ, इज बाय नो मीन्स ए नाइटमेयर, कि एक नाइटमेयर के अलावा कुछ नहीं होगा, ये बुरे सपने से ज्यादा और कुछ इसका अर्थ नहीं होगा। देयर विल बी वर्क फॉर ऑल एंड प्ले फॉर ऑल, कि वहां पे सबके लिए कार्य होगा, सबके लिए प्ले होगा, खेल होगा, मतलब वो एक साथ में कार्य भी करेंगे। बट द वर्क एंड द प्ले विल बी स्प्लिट, लेकिन जो कार्य और जो प्ले होगा, खेल होगा, विल बी स्प्लिट, वो एकदम फैला हुआ होगा, एकदम बिखरा हुआ सब होगा, मतलब वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा। द वर्क विल बी मैकेनिकल एंड द प्ले फ्रिवलस,
और जो वर्क होगा वो मैकेनिकल होगा, मतलब काम है वो एकदम तकनीकी हो जाएगा। और जो खेल होगा, जो प्ले होगा, वो क्या होगा, फ्रिवलस, मतलब एकदम तुच्छ होगा, एकदम छोटे स्तर पे ये काम है वो होगा। और जो काम है वो एकदम मैकेनिकल हो जाएगा। इफ यू ड्रॉप ट्रेडिशन एंड कल्चर यू लॉस योर चांस ऑफ कनेक्टिंग वर्क एंड प्ले एंड क्रिएटिंग ए लाइफ विच इज ऑल ऑफ ए पीस। इफ यू ड्रॉप ट्रेडिशन एंड कल्चर, यदि आप ट्रेडिशन को, अगर आप परंपराओं को, अगर आप संस्कृति को छोड़ देते हो, कल्चर यानी संस्कृति को छोड़ देते हो, तो यू लॉस योर चांस, तो आप अपना जो चांस है, अपना जो एक अवसर होता है वो आप खो देते हो ऑफ कनेक्टिंग वर्क, काम से कनेक्ट होने का, खेल से कनेक्ट होने का। तो आप अपना काम से, अपने जो वर्क है उससे और अपने खेल से कनेक्ट होने का चांस है वो आप खो देते हो अगर आप ट्रेडिशन और कल्चर को छोड़ते हो। तो क्रिएटिंग ए लाइफ, और इस प्रकार की जो जीवन की जो क्रिएटिंग है, मतलब जीवन की जो उत्पत्ति है वो क्या है, इज ऑल ऑफ ए पीस, वो इसका एक अंश मात्र है, इसका एक टुकड़ा मात्र है। द पास्ट डिड नॉट सक्सीड इन डूइंग दैट बट इट कैन हेल्प अस टू डू इट एंड दैट इज वाई इट इज सो यूजफुल। कि द पास्ट डिड नॉट सक्सीड इन डूइंग दैट, कि ऐसा करने में जो पास्ट है वो सक्सीड नहीं हो सका, वो सफल नहीं हो सका ऐसा करने में, बट इट कैन हेल्प अस टू डू इट, लेकिन वो ऐसा करने में हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है जो पास्ट है। एंड दैट इज वाई, और यही वो कारण है कि इट इज सो यूजफुल, कि वो इतना यूजफुल है, उपयोगी है। मतलब पास्ट में जो चीज हो नहीं सकी थी, जो चीज भूतकाल में पॉसिबल नहीं हो चुकी थी, सक्सेस नहीं हुई थी, तो इस चीज में पास्ट है वो अपनी हेल्प कर सकता है। वो तो सक्सेस नहीं हुआ लेकिन हमें तो सक्सेस बना ही सकता है, इसीलिए जो पास्ट है वो यूजफुल होता है कि हम उससे कुछ सीखें। क्रूनर्स, बेस्ट सेलर्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गेनिस्ट, फनी फेसेज एंड ड्रीम गर्ल्स कैन नॉट डू इट। कि जो क्रूनर्स जो होते हैं, मतलब जो सिंगर्स हैं, गायक हैं, या फिर बेस्ट सेलर्स मतलब सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तकें हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनिस्ट जो विद्युतीय जो वाद्य यंत्र है, ऑर्गेनिस्ट है, फनी फेसेज मतलब जो मजाकिया चेहरे हैं, और जो ड्रीम गर्ल्स हैं मतलब जो स्वप्न जो लड़कियां हैं, तो कैन नॉट डू इट, वो ये नहीं कर सकती है। दे थ्रो द वेट ऑल टू वन साइड एंड इंक्रीज द स्प्लिट। कि दे थ्रो द वेट, वो इस पूरे वेट को, पूरे भार को ऑल टू वन साइड, कि वे इस पूरे भार को थ्रो मतलब फेंक देती है एक साइड में, वो इस पूरे भार को एक तरफ फेंक देती है। एंड इंक्रीज द स्प्लिट, और इस स्प्लिट को, इस बिखराव को वो बढ़ाती है। दे आर ऑल राइट वेन दे डोंट टेक देम सेल्फ सीरियसली। कि दे आर ऑल राइट, कि वे सब सही है, वे सारी चीज है वो ऑल राइट है, सही है। वेन दे डोंट टेक देम सेल्फ सीरियसली, जब वो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, जब उसको गंभीरता से वो नहीं लेते हैं, तो वे सब सही है। बट वेन दे बिगन टू टॉक बिग एंड क्लेम द फ्रंट रो ऑफ द ड्रेस सर्किल एंड इवन गेट टू इट, समथिंग इज रॉन्ग। कि बट वेन दे बिगन टू टॉक बिग, जब वे बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, मतलब जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब इनको अगर एक तरफ फेंक दे, अगर इस भार को उतार दे और अगर इसको वो सीरियसली नहीं ले, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो इसके बारे में बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, एंड क्लेम द फर्स्ट रो ऑफ द ड्रेस सर्किल, और उस ड्रेस सर्किल के अंदर, उस लाइन के अंदर अगर वो प्रथम पंक्ति के लिए क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, इवन गेट टू इट, और यहाँ तक कि उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, समथिंग इज रॉन्ग, तो समथिंग इज रॉन्ग मतलब कुछ गलत है। लाइफ ऑन दैट फर्दर बैंक माइट नॉट बी ए नाइटमेयर बट सम ऑफ अस वुड प्रेफर द स्लीप दैट हैज नो ड्रीम। कि लाइफ ऑन दैट फर्दर बैंक, कि जीवन उस फर्दर बैंक पे, उस अगले किनारे पे जीवन है वो माइट नॉट बी ए नाइटमेयर, कि वो एक नाइटमेयर नहीं हो सकता है, वो एक बुरा स्वप्न नहीं हो सकता है। बट सम ऑफ अस, लेकिन हम में से कुछ लोग हैं वो प्रेफर द स्लीप, स्लीप को, नींद को प्राथमिकता देते हैं। मतलब हम कुछ लोग हैं वो ऐसी नींद को प्राथमिकता देते हैं दैट हैज नो ड्रीम, जिसमें कोई स्वप्न ही नहीं होता है, जिसमें कोई ड्रीम ही नहीं होता है। हम में से कुछ लोग ऐसी नींद को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसी नींद को प्रेफर करते हैं। अब देखो, कल्टिवेटेड पीपल आर ए ड्रॉप ऑफ इंक इन द ओशन। कि जो कल्टिवेट जो लोग होते हैं, मतलब जो सुसभ्य सुसंस्कृत जो लोग होते हैं, वो एक ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर शय की एक बूंद के समान है। दे मिक्स इजिली, वो इजिली एकदम बहुत ही आसानी से उसमें मिक्स हो जाते हैं। एंड इवन जेन्युअली विद अदर ड्रॉप्स, और वो दूसरी ड्रॉप से, दूसरी बूंदों से क्या हो जाते हैं, जेन्युअली मतलब एकदम मित्रवत हो जाते हैं, उनसे वो एकदम मिलनसार हो जाते हैं। फॉर दोज एक्सक्लूसिव डेज आर ओवर व्हेन कल्टिवेटेड पीपल मेड ओनली कल्टिवेटेड फ्रेंड्स। कि एक्सक्लूसिव डेज फॉर क्योंकि दोज एक्सक्लूसिव डेज आर ओवर, क्योंकि वो जो एक्सक्लूसिव डेज जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण दिन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, वो ओवर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। व्हेन कल्टिवेट पीपल मेड ओनली कल्टिवेटेड फ्रेंड,
कि जब कल्टिवेटेड लोग, मतलब जब बुद्धिमान लोग, जब सुसभ्य सुसंस्कृत लोग जब अपने सुसंस्कृत फ्रेंड को ही जब वो बनाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं वो एकदम ओवर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एंड बिकेम टंग टाइड, और वो एकदम टंग टाइड मतलब जैसे जुबान एकदम बंद हो जाती है, वो निशब्द हो जाते हैं। और टेरर स्ट्रक इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवन हुज मेकअप वाज डिफरेंट फ्रॉम देयर अर्न। और टेरर स्ट्रक मतलब एकदम भयग्रस्त हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवन, किसी की भी उपस्थिति में वो भयग्रस्त हो जाते हैं, जो कि उनसे अलग टाइप के होते हैं, जो उनसे डिफरेंट होते हैं, जिनका व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व से अलग होता है, जिनका शेप अलग होता है, वो किसी की भी उपस्थिति में वो एकदम टेरर स्ट्रक हो जाते हैं। जो कल्टिवेटेड पर्सन होते हैं ना, वो अपने जैसे ही फ्रेंड बनाते हैं, और वो एकदम किसी और की उपस्थिति में वो निशब्द हो जाते हैं और भयग्रस्त हो जाते हैं, जो उनसे अलग होता है। कल्चर थैंक्स गुडनेस इज नो लॉन्गर ए सोशल एसेट, कि कल्चर थैंक गुडनेस, कि जो कल्चर है, संस्कृति है, वो गुडनेस को थैंक करती है, अच्छाई का शुक्रिया अदा करती है, उसको धन्यवाद देती है। इज नो लॉन्गर ए सोशल एसेट, कि यह अधिक समय तक, इज नो लॉन्गर मतलब लंबे समय तक ये एक सोशल, एक सामाजिक एसेट मतलब एक धरोहर है, वो नहीं रहती है। तो इसके लिए अच्छाई का जो कल्चर है वो धन्यवाद देती है कि वो लंबे समय तक एक सामाजिक धरोहर नहीं रहती है। इट कैन नो लॉन्गर बी एम्प्लॉयड आइदर ए बैरियर अगेंस्ट द मॉब और एज ए लेडर इनटू द एरिस्टोक्रेसी, कि इट कैन नो लॉन्गर बी एम्प्लॉयड, कि यह लंबे समय तक नहीं रहती है। किस रूप में नहीं रहती है? एम्प्लॉयड मतलब काम में लगे रहना। आइदर एज ए बैरियर अगेंस्ट द मॉब, कि ये मॉब के विरुद्ध, मतलब जो अधिक लोग होते हैं, जो भीड़ होते हैं, इनके विरुद्ध एक बैरियर के रूप में, एक बंधन के रूप में ये एम्प्लॉयड नहीं होती है, उसके बंधन के रूप में इनको लागू नहीं किया जा सकता है। और एज ए लेडर इनटू द एरिस्टोक्रेसी, और जो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं, उनमें एक सीढ़ी के रूप में इनको नहीं बनाया जा सकता, इनको एक लेडर के रूप में नहीं रखा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू इम्प्रूवमेंट दैट हैव अकर्ड इन इंग्लैंड सिंस द लास्ट वॉर, कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू इम्प्रूवमेंट, कि ये कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सुधार है, सुधारों में से दिस इज वन मतलब एक, दिस इज वन ऑफ द फ्यू इम्प्रूवमेंट्स, कि ये कुछ सुधारों में से एक सुधार है जो कि इंग्लैंड में हुए थे सिंस द लास्ट वॉर, के पिछले युद्ध से इंग्लैंड में ये अकर हुए थे, उत्पन्न हुए थे। द चेंज हैज बीन एक्सीलेंटली शोन इन मिसेज वुल्फ्स बायोग्राफी ऑफ रोजर फ्राई, कि द चेंज हैज बीन एक्सीलेंटली शोन, कि ये जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो एकदम एक्सीलेंट मतलब सर्वोत्तम तरीके से मिसेज वुल्फ की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, किसके ऊपर? जो रोजर फ्राई, जो मिसेज वुल्फ की रोजर फ्राई के ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है, जीवनी लिखी गई है, उसमें बहुत एक्सीलेंटली इसको शो किया गया है, इसको दर्शाया गया है, इस चेंज को, इस परिवर्तन को। Here we can trace the decay of smartness and fashion as factors and the growth of the idea of enjoyment, कि here यहाँ पे we can trace, हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब हम चिन्हित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं the decay of स्मार्टनेस यानी जो एकदम चतुराई होती है, फैशन यानी जो चलन है, तो उस हेयर मतलब यहाँ पे हम उस स्मार्टनेस का, उस चतुराई और उस फैशन का एक फैक्टर के रूप में, एक तथ्य के रूप में उसके पतन का हम पता लगा सकते हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ द आइडिया ऑफ एंजॉयमेंट, और जो इंजॉयमेंट की जो ग्रोथ है, मतलब जो इंजॉयमेंट मतलब जो आनंद है, जो खुशी है, जो अपना जो मनोरंजन है, उसके विचार की जो वृद्धि है, उसका जो विकास है, उसको भी हम समझ सकते हैं, उसका पता भी हम लगा सकते हैं। तो आई होप जितना पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। मैंने लाइन टू लाइन इसका एक एक हिंदी वर्ड मीनिंग बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आप लोगों को। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप सेकेंड टाइम अगर इसको पढ़ोगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी जो वैल्यूएबल जो बुक होती है, कोई भी ग्रेट बुक जो होती है, या कोई साइंटिफिक जो बुक होती है, वो एक बार पढ़ने में इतना समझ में नहीं आता जितना जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, और तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो हमें नए नए मीनिंग है वो निकल के हमारे सामने आते हैं। जैसे कि 12th क्लास में ही कंपल्सरी में एक चैप्टर है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो रीडिंग का वे है वो बताया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अपने अंदर समाहित करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, देन चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।